देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या कहता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को जो है ना पुरुषों की अर्धांगिनी कहा जाता है। देखिए शतपथ ग्रंथ जो है ना यजुर्वेद पर लिखा हुआ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या है? यजुर्वेद पर। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है? यजुर्वेद पे लिखा हुआ। देखिए इस बात को समझिए आप, क्या कहता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। बिल्कुल ये बात तो सत्य है, लेकिन इस बात को समझिए। देखिए पहले अगर आप जाइए 500 700 1000 वर्ष पूर्व पीछे जाइए, तो वहां पहले सुनने को देखने को मिलता था क्या, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो जो है ना, मोक्ष की अगर आपको प्राप्ति चाहिए तो आपको जो है ना स्त्री से विवाह करना अनिवार्य है। विवाह करना सिर्फ अनिवार्य नहीं है, बल्कि विवाह अगर जो किए आप और संतान की उत्पत्ति आपसे नहीं होती है तो फिर भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब पूर्ण रूप से जो विवाह करके जो है ना संतान की उत्पत्ति करते हैं तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अन्यथा आप कितनों दान पुण्य करते हैं, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए देखिए क्या, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। मतलब पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। क्या है? अधूरा। पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, मतलब स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। ये बात सत्य है। किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया। यजुर्वेद जो है ना, यजुर्वेद पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस बात को हमने बताया। ठीक है, पहला क्या है, सत्य है। दूसरा नंबर देखिए, जबालोप उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। जबालोप उपनिषद में जो ना 4 आश्रम का जो उल्लेख मिलता है। देखिए वो चारों आश्रम कौन कौन से? देखिए पहला आता है आपको युवा आश्रम, युवा अवस्था। कौन सा? युवा अवस्था आता है। देखिए इस बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी दरोगा का पूछा हुआ है, समझे, इसलिए इसको समझना है। अवस्था, युवा अवस्था। युवा अवस्था जो एज जो कहलाता है आपको 0 से 25 वर्ष का जो एज होता है ना, यह आपको युवा अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? युवा अवस्था कहलाता है। दूसरा पे आ जाइए आप, दूसरा पे आ जाइए गृहस्थ अवस्था। कौन सा? गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ अवस्था ये जानते हैं, ये जो है ना 25 से 50 वर्ष का होता है। कितना? 25 से 50 वर्ष का जो काल होता है ना, ये गृहस्थ अवस्था होता है। कौन सी अवस्था? गृहस्थ अवस्था। वही तीसरा नंबर पे आ जाइए वानप्रस्थ अवस्था। कौन सा? वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था इसमें जानते हैं 50 से आपको 75 वर्ष के बीच होता है। कितना से? 50 से 75 वर्ष। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे आप। चौथा नंबर पे आप आ जाइए सन्यासी अवस्था। कौन सा? सन्यासी अवस्था। सन्यासी अवस्था, सन्यासी अवस्था। सन्यासी अवस्था जो है ना आपको 50 वर्ष से ऊपर, यानी कि 50 से 100 बोलिए या फिर उससे ऊपर बोलिए, 50 से 100 कह सकते हैं। ठीक है, 50 से 100। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने आश्रम की चर्चा की गई है? 4 आश्रम की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? जबालोप उपनिषद ने। किस उपनिषद में? जबालोप उपनिषद में चर्चा की गई। देखिए चारों अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया कि युवा अवस्था कब से कब का कालखंड कहलाता है? 0 से 25 वर्ष का जो होता है वो युवा अवस्था कहलाता है। गृहस्थ यानी गृहस्थ जीवन में आप बिजी रहेंगे, यह उम्र जो है ना आपको कब से कब होना चाहिए? 25 वर्ष से 50 वर्ष का जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? गृहस्थ अवस्था। गृहस्थ अवस्था। तीसरा नंबर पे आ जाइए कौन? वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था जो है ना आपको 50 से 75 वर्ष का होता है। कितना? 50 से 75। अगर आपका उम्र 50 से 75 के बीच है तो आप कौन सी अवस्था में है? वानप्रस्थ अवस्था में है। अगर आपका जीवन 75 वर्ष से अधिक यानी 75 से 100 के बीच है तो आपको कहा जाता है सन्यासी, यानी कि सन्यासी जीवन का धारण करना चाहिए, जिससे आपको जो है आगे चल के मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो इन सभी को याद रखना है। इस युवा अवस्था में आपको जो काम करना चाहते हैं वो कीजिए। उसके बाद आपको गृहस्थ अवस्था में घर को देखिए। उसके बाद वानप्रस्थ अवस्था में आप जो है ना कुछ आध्यात्मिक चीजों को सीखिए। उसके बाद सन्यासी अवस्था कब से कब? 75 से 100 के बीच अगर जाए तो आपको सन्यासी अवस्था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी और दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये चारों। ठीक ना, बीपीएससी और दरोगा का यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपनिषद में
किस उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है? क्या बोलना है? जबालोक उपनिषद में बोलना है। और आपको जानते हैं ये सजाने भी दे दिया जाता है कि युवा अवस्था आपको मिलान करने देगा, तो युवा अवस्था आपको कब से कब मारना है? 0 से 25। 0 से 25। इसी तरह गृहस्थ अवस्था मारना है 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, सन्यासी 75 से 100। ये क्वेश्चन मिलान के संदर्भ में पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, तो इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 4 आश्रम की चर्चा जबालोक उपनिषद में किया गया, ये बात सत्य है, लेकिन 3 आश्रम की भी चर्चा की गई है। अब 3 आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में किया गया? तो उस उपनिषद का नाम है छांदोग उपनिषद। कौन सा? छांदोग उपनिषद में जो है 3 आश्रम की चर्चा की गई। कितना आश्रम? 3 आश्रम। और 4 आश्रम की चर्चा जबालोक उपनिषद में, चारों आश्रम के बारे में हमने बताया। तो ये भी क्या हो गया? ये भी सत्य हो गया। तीसरा नंबर देखिए, मनु स्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। देखिए मनु स्मृति जो है ना गुप्त काल का मानक ग्रंथ नहीं है, ये बात गलत है। ये शुंग काल का ग्रंथ है। किस काल का? शुंग काल का, जिसके सबसे महान शासक पुष्यमित्र शुंग थे, और उसी के द्वारा जो है ना शुंग वंश का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे जो है ना आपको मनु स्मृति जो है ना गुप्त काल का नहीं बल्कि शुंग काल का हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगा। वही गुप्त काल का जानते हैं, गुप्त काल के जो नारद स्मृति मानक ग्रंथ है। कौन सा? नारद स्मृति मानव ग्रंथ। इस बात को मानक ग्रंथ, इसको याद रखना है। कौन सा गलत हो गया? तीसरा नंबर गलत हो गया। 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए ऑप्शन बी में भी दे दिया 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन बी में, तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों में सेम ऑप्शन है। तो ए और बी जो है ना जो मारे हैं दोनों सही है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण करता है। देखिए जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार को ग्रहण जो है ना दर्शन से करता है। कहाँ से? दर्शन से करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए अब और ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया उपनिषद। देखिए उपनिषद क्या कहा, किसे कहा जाता है? उपनिषद। उप मतलब होता है निकट, निषद मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी निकट बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद जानते हैं उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना है? 108 है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। किस पर आधारित? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया है वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है। कितना है? 6 वेदांग की संख्या। उसमें से शिक्षा हो गया पहला, कल्प हो गया, उसके बाद निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, और उसके बाद छंद हो गया, और ज्योतिष हो गया। 6 वेदांग है। इस बात को याद रखना है। देखो जिस तरह हम चारों ऑप्शन के बारे में बोलते हैं, आप लोग भी जो है ना बगल में जो है ना क्वेश्चन के बगल में ऑप्शन जो है ना लिखते जाएंगे। ऑप्शन के बगल में सभी आंसर को जो है ना अच्छे से लिखते जाएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया ये है 50 क्वेश्चन, लेकिन इससे 200 क्वेश्चन का डील करेंगे, ठीक है। तो इस आप लोग को भी लिखते जाना है, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर 2 नंबर का। तीसरा नंबर देखिए, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। देखिए तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है ना आपको अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसकी रचना कौटिल्य ने किया है। उसी को कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। उसके बाद चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य का ही अन्य 2 नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त और चाणक्य है। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जानते हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया इंडिका। इंडिका जो है ना मेगास्थनीज के लेखक है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इस बात को याद रखना है। उसके बाद आइए 4 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना चांदी का सिक्का जो है ना शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। किसके ऊपर? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है ना चांदी का सिक्का चलाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। वही देखिए ऑप्शन ए में दिया है शादी के उपलक्ष्य में। देखिए शादी के उपलक्ष्य में जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना प्रथम सिक्का जारी किया था। क्या किया था? प्रथम सिक्का जारी किया था। याद रखना, अगर जहाँ पूछा जाएगा प्रथम सिक्का की जारी किसके द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके उपलक्ष्य में? अपने शादी के उपलक्ष्य में। किसमें? शादी यानी विवाह के उपलक्ष्य में चलाया गया था। वही जो है ना शकों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या चलाया गया था?
चांदी का सिक्का। कौन सा? चांदी का सिक्का। याद रखना है इस बात को। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, देवपारा प्रशस्ति की रचना। देखिए देवपारा प्रशस्ति की रचना जो है ना कवि धोई ने किया है। किसने किया है? कवि धोई ने किया है। इसमें जानते हैं आपको जो है विजय सेन के बारे में जो है महत्वपूर्ण विजय सेन से रिलेटेड जो है ना जानकारी प्राप्त होती है। किससे? विजय सेन के बारे में। देवपारा प्रशस्ति किसके बारे में बताता है? तो विजय सेन के बारे में। किसके लेखक कौन है? तो कवि धोई है। कौन है? कवि धोई है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? देवपारा प्रशस्ति के लेखक है, तो लेखक क्या मारना है? कवि धोई मारना है। ऑप्शन ए मारना है। बोला जाएगा किसके बारे में ये बताता है? तो विजय सेन के बारे में बताता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, समझे? अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? देखिए इल्तुतमिश ने जो है ना गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसने इसकी स्थापना जो है ना आपको 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? 1206 से जो है ना 1211 ईस्वी तक। तो जो है ना 10 बोलिए 11 बोलिए 10 लास्ट हो गया, समझे ना? 10 तक जो है ना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश में शासन किया। वही जानते हैं इल्तुतमिश ने जो है ना 1211 ईस्वी से 1211 ईस्वी से जो है ना 1236 के बीच शासन किया। कहां से कहा? 1211 से 1236 के बीच जो है इन्होंने जो है ना शासन किया। अब इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उसी के बारे में जानना है। तो देखिए इसके द्वारा सबसे पहले जो है एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किस प्रणाली की? एकता प्रणाली की। उसके बाद जानते हैं सबसे पहले शुद्ध सिक्का जो है जारी, शुद्ध सिक्का अरबी सिक्का जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही जारी किया गया था। उसके बाद जानते हैं सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी जो है ना इल्तुतमिश ने ही किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को जो है ना गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन के ये गुलाम थे और कुतुबुद्दीन भी किसी के गुलाम थे, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? क्या बोल रहा है? इल्तुतमिश को बोल रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया? सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल किए थे, ये बात सत्य है। ऑप्शन बी में देखिए एकता प्रणाली की शुरुआत किए थे। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। जानते हैं ये बीपीएससी 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, 66वीं ना 67वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थे? तो क्या बोलना है? इल्तुतमिश ने बोलना है। ठीक है। ऑप्शन सी में देखिए तुर्कान ए चिहलगानी का अंत। नहीं, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। क्या किया था? गठन किया था। वही तुर्कान ए चिहलगानी का अंत की बात कहा जाएगा तो इसका अंत बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। बिल्कुल यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया अंत किया था, अंत नहीं बल्कि गठन किया था। ठीक है। अंत बोला जाएगा तो बलबन मारना है। ठीक है। तो यही गलत है, गलत कथन को ही चुनना था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी भी देख लीजिए। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। बिल्कुल हमने अभी जस्ट बताया कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए खानका क्या था? देखिए खानका जो सूफी संतों का निवास स्थान था। क्या था? सूफी संतों का निवास स्थान यानी गृह स्थान जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। सूफी संतों का निवास स्थान थे खानका। ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे के रूप में जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है आपको दारा सिको का जाना जाता है। किसको? दारा सिको को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। लघु अकबर जो है दारा सिको को जो है लैनपुल नामक विद्वान ने कहा था। किसने कहा था? लैनपुल। तो देखिए हमने क्या बताया, शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा सिंह को जाना जाता है। उसके बाद लघु अकबर के नाम से भी किसको जाना जाता है? दारा सिंह को जाना जाता है। लघु अकबर इसको किसने कहा था? तो लैनपुर नामक विद्वान ने कहा था। उसके बाद जानते हैं दारा सिको जो है बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बहादुर के नाम से। बहादुर के नाम से। इन सभी नामों से जो है दारा सिको को जाना जाता है। याद रखना इंपोर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दारा सिको को जो है लघु अकबर किसने कहा है? तो क्या बोलना? लैनपुल नामक विद्वान है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। उसके बाद ये जानते हैं और एक बात देखिए, दारा सिको मजमु उल बहरीन की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मजमु उल बहरीन। मजमु उल बहरीन की रचना की थी, जो दो समुदायों का मिलन था। क्या इसका मतलब होता है? दो समुदायों का मिलन यानी मजमु उल बहरीन, दो समुदायों का मिलन इसका अर्थ होता है।
याद रखना है इस बात को। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए आज डिस्कस करते हैं इसको। 9 नंबर में क्या है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति किस विद्वान की है। देखिए 1857 का जब सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो कई सारे विद्वानों ने जो है इस पर टिप्पणी करते हुए जो अलग अलग अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की गए थे। उसी में जानते हैं एक विद्वान था टी.आर. होम्स। कौन थे? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया कि 1857 की जो क्रांति है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। क्या है? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में टी.आर. होम्स ने कहा। तो यही पूछा जा रहा है टी.आर. होम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? टी.आर. होम्स हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। ऑप्शन ए में आइए, देखिए डिजरेली। डिजरेली कौन थे? पहले इस बात को देखिए। डिजरेली जो है ना आपको 1857 का विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटेन में जो है ना आपको विरोधी दल के नेता थे। कौन थे? ब्रिटेन में विरोधी दल 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय ब्रिटेन के विरोधी दल के नेता कौन थे? तो डिजरेली थे। कौन थे? डिजरेली थे। डिजरेली ने 1857 के सिपाही विद्रोह का टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इसको राष्ट्रीय विद्रोह उन्होंने बताया। कौन सा विद्रोह? राष्ट्रीय विद्रोह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? तो डिजरेली ने। किसने? किस विद्रोह को दिया है? 1857 के सिपाही विद्रोह को दिया है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में आइए, डब्ल्यू टेलर। देखिए डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है यह हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र। यह किसने कहा था? डब्ल्यू टेलर ने। किसने? डब्ल्यू टेलर ने। याद रखना है। तो बताइए सिपाही विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह को किसने कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों के बीच एक षड्यंत्र है, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। किसने कहा? डब्ल्यू टेलर ने कहा। डब्ल्यू टेलर ने कहा, याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में है सीले। सीले एक विद्वान वैज्ञानिक थे जिसने जानते हैं कहा कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ना इसको जो है ना आपको इसने क्या कहा? सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इसको 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा जो है आपको सीले ने दिया था। किसने दिया था? सीले ने दिया था। देखिए चारों ऑप्शन इंपोर्टेंट है, चारों को हमने क्लियर कर दिया। आप लोग जो है ना बगल में जो है लिखते जाएंगे, जो जो हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को उसके बारे में आप लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए अब जो है ना 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन काल है आपको 1786 से 93 होगा। ठीक है, 1786 से 93 होगा। इसी के द्वारा जो है ना जमींदारी व्यवस्था का जो है ना चलाया गया था। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए कहता क्या है, कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना आपको जो है ना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसका शासन काल है 1772 से 84। क्या है? 1772 से 84 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको दिया ऑप्शन बी में सहायक संधि। देखिए सहायक संधि पद्धति की शुरुआत जो है वेलेजली के द्वारा 1798 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? वेलेजली द्वारा 1798 ईस्वी में। ऑप्शन सी में देखिए कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, बिल्कुल के व्यापार पर प्रतिबंध आपको कॉर्नवालिस के द्वारा ही लगाया गया था। तो यही संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए क्या, महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन जो है ना आपको हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में किया गया था। कब? 1822 में पंजाब के क्षेत्र में किया गया था। किस क्षेत्र में? पंजाब के क्षेत्र में। ये संपूर्ण भूभाग के 30% भूभाग पर संपूर्ण भूभाग के 30% भूभाग पर ये लागू हुआ था। ठीक है, देखिए इसके यह जो है ना आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा लागू हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन काल 1813 से 23। देखिए एक बात को आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स अलग बात है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग बात है, दोनों अलग बात है। अगर आपको वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 84 बताना है। क्या बताना है? 1772 से 84, जिसने जानते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। किसकी की थी? बोर्ड
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल आपको अगर जब पूछा जाएगा तो इसका कार्यकाल 1813 से 23 क्या है, 1813 से 23 है। ठीक है, महलबाड़ी व्यवस्था का जो है ना इसी के द्वारा क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सही नहीं है मतलब क्या हुआ, कौन सा गलत है। ठीक है, गलत कथन को चुनना है। देखिए एक तरफ पुस्तक दिया है, दूसरे तरफ लेखक दिया। एक नंबर में देखिए क्या दिया, मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल मेरी कहानी जो है ना आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ये बात सत्य है। इसके अलावा प्रिंसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रिंसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक भी जो है ना पंडित नेहरू का है। किसका है, पंडित नेहरू का। उसके बाद देखिए ये सही हो गया। ऑप्शन बी में आइए, भारत भारती। देखिए भारत भारती के जो है ना आपको इसमें दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है ना भारत की दुर्दशा नामक पुस्तक लिखा गया। किस, कौन सी पुस्तक, भारत की दुर्दशा। वही भारत भारती का लेखक जो है ना आपको मैथिली शरण गुप्त है। कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन सी को भी देखते हैं। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। बिल्कुल ये बात सत्य है। ऑप्शन डी में देखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी की रचना आपको राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सभी के लेखक ही है, समझे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको 12 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। देखिए इनकार कर दिया था चलाने से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व आपको गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन में जो है ना पठान सत्याग्रहियों पर जो गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत आपको 1930 ईस्वी में चला था। ये 2 चरणों में चला था, 1930 से 32 और 32 से 34, 2 चरणों में चला था। वही देखिए ऑप्शन ए में दिया असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन की अगर जब शुरुआत बोला जाएगा तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में। यही इसकी समाप्ति जो है ना आपको चौरा चौरी कांड के तहत हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जो है ना चौरा चौरी कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसी से जो है ना आपको असहयोग आंदोलन क्या हो गया, अंत हो गया, इसको खत्म कर दिया। कब, 5 फरवरी 1922 को। और 5 फरवरी 1922 को ही आपको चौरा चौरी कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था, चौरा चौरी, जिसका नेतृत्व जानते हैं, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गांधी। और चौरा चौरी कांड आपको गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो ना आपको 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को जो है ना अंग्रेज के द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाकर कांग्रेस के जो प्रमुख नेता उसको जो है ना गिरफ्तार करवा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया गया। जिस तरह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको पटना के बांकुईपुर जेल में डाल दिया गया था, इसी के तहत 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो के तहत। ठीक है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया रोलेक्ट सत्याग्रह। देखिए रोलेक्ट सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह है जिसकी शुरुआत 1919 ईस्वी में हुआ। और रोलेक्ट सत्याग्रह का जानते हैं प्रचार जो है प्रचार प्रसार पूरे भारत में था। कहा था, पूरे भारत में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह का, जिसका प्रसार पूरे भारत में देखने को मिला है। इससे पहले देखिए महात्मा गांधी के द्वारा आपको चंपारण सत्याग्रह 1917 में ईस्वी में किया गया था, जो सिर्फ बिहार में ही सीमित था। 3 कठिया प्रणाली के संदर्भ में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। 3 कठिया प्रणाली 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो है ना 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, टोटल 20 कट्ठा है, उसमें से 3 कट्ठा में जो है ना आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अंग्रेजों के द्वारा इसी को समाप्त किया गया था। और 1900 उसके बाद देखिए 1918 में आपको अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ आंदोलन, भूख हड़ताल उन्होंने किया था। यह भी जो अहमदाबाद तक ही सीमित था। उसके बाद खैरा सत्याग्रह, यह भी जो है ना आपको अहमदाबाद में ही सीमित था।
लेकिन प्रथम आपको रोलेक्स सत्याग्रह है जो कि जिसका प्रसार पूरे भारत में देखने को मिलता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है जिसका प्रसार पूरे भारत में देखने को मिलता है? क्या बोल रहा है? रोलेक्स सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917। 1917 में हुआ था। याद रखना है इस सब बात को, समझे? अब आइए देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक तरफ संस्था दिया, दूसरे तरफ जो है ना संस्थापक दिया। देखिए ऑप्शन ए में दिया आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का संस्थापक दिया आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि आत्मीय सभा संस्था की स्थापना जो है ना आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे दिया आत्माराम पांडुरंग, तो यही बात गलत हो जाएगा। गलत कथन को चुनना था तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही आंसर। बी में देखिए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ये बात सत्य है। सी नंबर में वेद समाज केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ये बात भी सेन है। ऑप्शन डी में देखिए इंडियन लिंग शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा गलत आंसर। आइए 14 नंबर, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया था? देखिए आदि ग्रंथ, जिसको कि गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ को ही कहा जाता है। देखिए इसमें किसको किसको शामिल किया गया था? इसमें कबीर के वाणी को शामिल किया गया था, नामदेव के वाणी को शामिल किया गया था, उसके बाद बाबा फरीद के वाणी को शामिल किया गया था, लेकिन रामानंद के वाणी को शामिल नहीं किया गया था। किसके वाणी को? रामानंद को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत आंसर। लेकिन शामिल किसको किसको किया गया था, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है तो कबीर का, नामदेव का और बाबा फरीद का याद रखना है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति है, यह कथन किसने कहा था? देखिए यहां से क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस से रिलेटेड। हम यहाँ पे जो है ना दो चार बात को जो है ना डिस्कस करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा गया और जहां से हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति का यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे होते हैं। किसके भूखे होते हैं? पद के भूखे होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। वहीं देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया? अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग यानी टीबी से, कांग्रेस क्षय रोग यानी टीबी से मरने वाला है। हाँ, यह बात किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग यानी टीबी से मरने वाला है। यह बात अरविंद घोष ने कहा था। वहीं देखिए ऑप्शन सी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस एक वर्ष में, अगर आप एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो उससे जो है ना आपको जो है ना उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात किसने कहा? आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये स्टेटमेंट पूछा गया कि किसका स्टेटमेंट है, तो देखिए फिर से सुनिए। अगर आप एक वर्ष में मेढक की तरह टरटराएंगे तो मेढक क्या होता है? वर्षा जब बहुत ज्यादा होता है तभी आपको देखने मिलता है। देखिएगा जहां वर्षा के मौसम में जब वर्षा ज्यादा हो जाएगा तब में मेढक आपको टरटर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसी तरह कहा जाता है कि अगर आप एक वर्ष में मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यह बात किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में देखिए लॉर्ड कर्जन से जो है ये बदनाम कह सकते हैं आपको क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो है ना पूछ लिया गया है, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा, सभी एग्जाम में जो है ना आपको कर्जन के स्टेटमेंट को पूछा गया। तो कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस भरभरा कर गिरने वाली संस्था और हमारी इच्छा है कि हम इसकी मृत्यु में साथ दें। कांग्रेस भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम इसकी मृत्यु में क्या करें? साथ दें। यह बात किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था, जिसका शासनकाल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच है। याद रखना है इस बात को, ठीक है। दूसरा जो है ना आपको दूसरा दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन हुआ था ना, इसी के शासनकाल में हुआ था, कर्जन के शासनकाल में। याद रखना। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इसमें से 4-5 बात को
अच्छा अच्छा बात को डिस्कस करेंगे, सुनेंगे आप लोग। देखिए, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, हमने बताया था ताता पानी तप्त पानी, जब हम ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था तप्त पानी अगर जहाँ पूछा जाएगा तो आपको ओडिशा मारना है, ओडिशा मध्य प्रदेश मारना है, समझे ना। लेकिन ज्यादा इसको जो है ना आपको अगर जहाँ दोनों ऑप्शन में देगा तो आपको ओडिशा मारना है, अगर जहाँ ओडिशा ऑप्शन में नहीं देगा तब आपको क्या मारना है? मध्य प्रदेश मारना है। देखिए, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों दिया है, क्या मारना है? ओडिशा मारना है। वहीं आपको ताता पानी के हमने ताता पानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र के बारे में भी बताया था, और यह हमने बताया था छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में। वही हमने बताया था तपोवन, तपोवन भूतापीय ऊर्जा उत्तराखंड में है, बताया था तपोवन उत्तराखंड में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में हमने दो भूतापीय ऊर्जा का जिक्र किया था, ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा और उसके बाद मणिकरण भूतापीय ऊर्जा। कौन सा? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा, याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1275 का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले पूछा था आपको 2446 में पूछा गया था कि पूगा घाटी भूतापीय क्षेत्र किस राज्य में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। ये बात पूछा गया था 2446 में। लेकिन 1275 का मेंस में पूछा गया कि लद्दाख में, जो लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी, किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बोलना है? भूतापीय ऊर्जा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग इसको जो थोड़ा घुमा के पूछा गया, और दोनों दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक बात याद रखिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना। तो बताइए, आपको पूगा घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। क्या है? भूतापीय ऊर्जा केंद्र है, याद रखना है। उसके बाद हमने जितना बताया एक्स्ट्रा उस बात को आप लोग लिख लेंगे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, यांगयाप दर्रा अवस्थित है। देखिए, यांगयाप दर्रा अवस्थित है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, हमने बताया था जब हम नदी पढ़ा रहे थे आपको ज्योग्राफी में, तो हमने जो है ना ब्रह्मपुत्रा नदी का जिक्र किया था। किसका किया था? ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है, बिल्कुल बताया था। और इसकी लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर है। और यह जब चीन में तिब्बत से निकलती है तो यह सांगपो के नाम से निकलती है। किस नाम से? सांगपो के नाम से। उसके बाद चीन में बहते हुए जो ये सर्वप्रथम अब भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करता है। किस राज्य में? और जानते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से ही प्रवेश करती है। किस दर्रा से? यांगयाप दर्रा से यू टर्न लेके प्रवेश करती है। यू टर्न, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी यू टर्न लेके, ब्रह्मपुत्रा जो है कौन सी टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? क्या बोलना है? यू टर्न। ABCD का जो यू होता है उस टर्न की बात कर रहे हैं। यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रा से? यांगयाप दर्रा से। किस दर्रा से? यांगयाप दर्रा से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए आपको असम में यह गुजरती है, असम में प्रवेश करती है। और हमने बताया था ब्रह्मपुत्रा सांगपो नदी को जो है भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है? तो असम में हमने बताया था, असम में। उसके बाद असम से होते ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ये मेघना से जाकर मिल जाती है। किस नदी से? मेघना नदी में जाकर मिल जाती है, और अपना जल बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से ही गिराती है। इस बात का भी हमने जिक्र किया था। वैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदी जो है आपको मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस सब बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या कहता है, यांगयाप दर्रा अवस्थित है। अब बताइए यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से, इसी से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है, बताया। उसके बाद देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या दिया। ऑप्शन ए में दिया है जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं। ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, नहीं। ऑप्शन सी में सिक्किम, नहीं। ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। क्या मारना है आपको आंसर? इनमें से कोई नहीं। अगर जहाँ आपको रखना याद तो कहाँ बोलना है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पे देखिए जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बनिहाल हो गया, बुर्जील हो गया, ये दोनों दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, याद रखना। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसको याद रखने का आपको ट्रिक है, शराब। क्या? शराब। देखिए शराब, शराब से याद रखना है आपको। कैसे? देखिए 100 से हो गया सिपकिला दर्रा। क्या हो गया? सिपकिला दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा। 100 से सिपकिला दर्रा। उसके बाद देखिए रो से हो गया रोहतांग दर्रा। क्या हो गया? रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। उसके बाद देखिए बौ से हो गया बारालाचा। कौन सा? बारालाचा।
तो याद रखना है जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है उसको याद करने का ट्रिक क्या है? शराब। शराब याद है। सौ से क्या हो गया? सिपकिला। र से क्या हो गया? रोहतांग। ब से क्या हो गया? बारालाचा। बारालाचा। इसी तरह याद रख लेना है आपको। उसके बाद देखिए सिक्किम में दो दर्रा है, एक है जेलेपला और एक है आपको नाथुला दर्रा। कौन सा? जेलेपला और नाथुला। जेलेपला और नाथुला दर्रा। वही आपको लिपुलेख बोला जाएगा तो उत्तराखंड में ये सभी दर्रा। तुजू मणिपुर में है और सारी दर्रा सब है, ठीक है ना। लेकिन अभी जितना बोल रहे हैं उसको लिख लेना है, उसके बाद आगे टेस्ट में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर वहां पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसका आंसर डी हो गया, इनमें से कोई है नहीं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन। नागौरी एक नस्ल है। देखिए नागौरी जो है गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है? गाय का। गाय का नस्ल है। नागौरी के अलावा रेड सिंधी भी इसी का नस्ल है। उसके बाद आपको आप सुनते होंगे साहिवाल, जर्सी, ये सब किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए भैंस दिया ऑप्शन है बी में। भैंस जो है ना, मुर्रा जो है ना भैंस का नस्ल है। किसका है? भैंस। ये क्वेश्चन पूरा पूछा गया है, किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया है बकरी। बकरी हो गया, जमुना हो गया, जमुनापुरी, ये सब जो है ना आपको बकरी का है। किसका है? बकरी का है। तो आपको गाय का पूछ रहा था, नागौरी पूछ रहा है, तो गाय आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपको नागौर हॉल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, नागौर हॉल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है, मतलब नागौर हॉल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर देखिए, नागपुर शक्तिगिरी परियोजना किस नदी पर है? देखिए नागपुर शक्तिगिरी परियोजना जो है आपको महाराष्ट्र में है और कोराडी नदी पर है। कौन सा? कोराडी नदी पर है। महाराष्ट्र में किस नदी पर? कोराडी नदी पर है। कौन सी परियोजना? नागपुर शक्तिगिरी परियोजना, ठीक है। आपको सुने होंगे नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है, किस नदी पर है? कोराडी नदी पर है, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आइए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए गंगा अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए रामगंगा। बताइए रामगंगा है? बिल्कुल रामगंगा। हमने बताया था इसका नाम पहले क्या था आपको? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका कि नया नाम बदल करके क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया, जो कि उत्तराखंड में बहती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में बहती है, जिसकी स्थापना अगर जब पूछा जाएगा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कार्बेट है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। उसी का नाम जो है ना रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया, क्योंकि रामगंगा नेशनल पार्क से जो है ना इसके जस्ट बगल से यानी बीचों बीच होकर बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया है कृष्णा नदी। बताइए कृष्णा नदी है? बिल्कुल नहीं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको 1400 किलोमीटर हमने बताया था। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से, और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इसी के ऊपर है नागा अर्जुन सागर बांध, इसी के ऊपर स्थित है, ठीक है। याद रखना है। तो क्या होगा? यही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में यमुना, बिल्कुल यमुना है। ऑप्शन डी में देखिए चंबल। देखिए चंबल आपको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, हमने इसका जब नदी का डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम हमने बताया था कि चंबल जो है प्रत्यक्ष तौर पर जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन चंबल जो है ना आपको किसकी? यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना। और यमुना किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? इसकी सहायक नदी। अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से ये सहायक नदी है गंगा की। तो ये भी आंसर होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर कृष्णा, क्योंकि ये दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है, जो कि हमने बताया था 7वां महादेश ओशियन महादेश, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ओशियन महादेश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओशियन महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा देश आपको ऑस्ट्रेलिया ही था। जिस तरह हमने बताया था घर का बड़ा बेटा जो रहता है उसी का नाम पे जो है उसके पिताजी को पुकारा जाता है, उसी तरह ओशियन महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा देश आपको ऑस्ट्रेलिया था। इसीलिए ओशियन महादेश को जो है ना आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहा जाता है। तो टोटल 7 महादेश हमने बताया था, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश, सबका बताया था। याद रखना है। देखिए आप जो है ना ज्योग्राफी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको जरूर देखिएगा, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया और समझाने का प्रयास किया और उसी चीज को बताया जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात याद रखिए, जहां से एक बार बोल दिया उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हम सभी एग्जाम को ध्यान में देखते हुए जो है ना डिस्कस कराते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन था?
क्वेश्चन, हाँ 22 नंबर था क्या ऑस्ट्रेलिया की पवन है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो है ना विली विली पवन है। कौन सी पवन है? विली विली। विली विली, और ये ठंडी पवन है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए विली विली पवन किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पवन है। कैसी पवन है? ठंडी। ठंडी पवन है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए में देखिए मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो स्पेन की ठंडी हवा है। कैसी है? स्पेन की ठंडी हवा। स्पेन की ठंडी हवा है, ऑप्शन ए का। देखिए ऑप्शन बी में दिया बुरान, बुरान जो है ना रूस की पवन है। किस किस देश की? रूस की। रूस की। ऑप्शन सी में देखिए सूडान दिया। बुक जो है ना आपको कहीं कहीं जो है ना गर्म पवन भी दिया जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। आप ऑथेंटिक बुक देखिए, एसके पांडे का बुक देखिए, उसमें दिया हुआ है कि हबूब अब क्या है? ठंडी पवन है। क्या है? ठंडी पवन। किस देश की है? सूडान की है। याद रखना, इन चारों को हमने बता दिया। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते? देखिए हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। देखिए नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है? नीलगिरी यहीं आके पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। किस पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था, कौन सा? टोडा बेटा। नीलगिरी का हमने बताया था, जिक्र किया था कि इसका विस्तार 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? टोडा बेटा है, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर। और नीलगिरी की पहाड़ी पर ही जो है आपको टोडा जनजाति भी पाई जाती है। टोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी भी है और टोडा जनजाति भी पाई जाती है। जो जानते हैं मुख्य तौर पर जो है ना भैंस का पालन करता है, भैंस पशु का पालन करता है। किसका? भैंस का पालन करता है, भैंस का पालन करता है। याद रखना, इसी जनजाति में जो है ना बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति यानी एक स्त्री जो है ना एक से अधिक विवाह कर सकती है। यह प्रथा आपको टोडा जनजाति में ही प्रचलित है। तो किस पशु का पालन करती है? भैंस का। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नीलगिरी से जितना रिलेटेड था क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने बताया था। कितना राज्यों में? 3 राज्यों में विस्तार है। नीलगिरी में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल है। सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है, तो उसकी लंबाई कितना है? 2695 मीटर है। इसके यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति की स्त्री जो है ना बहुपति विवाह का प्रथा प्रचलित है वहां पे। और यहाँ पे जो टोडा जनजाति है कौन सी पशु का पालन करती है? भैंस का पालन करती है। यही इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पोनंग निरित का संबंध किस राज्य से? देखिए पोनंग निरित का संबंध अगर जहाँ पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 25 नंबर देखिए, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। देखिए लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। उसी तरह आपको जानते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? तैरता हुआ, जो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है। भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ जो कि कैबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में। तो बताइए लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 26 नंबर देखिए, काला हांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए औद्योगिक के बारे में हम जब बता रहे थे वहां पे बताया था प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था, द्वितीय औद्योगिक नीति कब आया था, तीसरा और अंतिम औद्योगिक नीति कब आया था। तीसरा के बारे में हमने 1991 में बताया था। तो उस बात को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो कह क्या रहा है, काला हांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 27 नंबर देखिए, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? देखिए काठमांडू घाटी को बताने से पहले 1-2 बात का हम डिस्कस करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। देखिए हमने बताया था हिमालय का प्रादेशिक तौर पर या भौगोलिक तौर पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितना भागों में? 4 भागों में। और हमने बताया था किसने बांटा था? सर सिडनी बुर्राड ने बांटा था। इस बात का हमने जिक्र किया था जिस टाइम हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। तो किसने बांटा था? सर सिडनी बुर्राड ने बांटा था। और हमने ये भी बताया था जो ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इस तरह बांटा था। और अगर जब भौगोलिक क्षेत्र में बोला जाए, कौन सा? पंजाब हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। 4 भागों में बांटा गया था। देखिए यहाँ पे उसके बाद हमने क्या बताया था, कुछ वैज्ञानिक जो है ना ट्रांस हिमालय को जो है ना आपको हिमालय का पार्ट नहीं मानते। इस बात का भी हमने जिक्र किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो कहा क्या रहे, देखिए आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है ना
काराकोरम लद्दाख जोस्कर, काराकोरम लद्दाख जोस्कर। ये देखिए उत्तर से दक्षिण इसका क्रम भी है, सबसे ऊपर हो जाएगा काराकोरम लद्दाख जोस्कर। ये जो है ना आपको ट्रांस हिमालय का भाग है, किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। वही आपको अगर जहाँ पूछा जाएगा आपको पीर पंजाल काठमांडू, पीर पंजाल काठमांडू, ये लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय का भाग क्या है? पीर पंजाल भाग है। और देखिए यहाँ क्या कहता है, लघु हिमालय लघु और शिवालिक के बीच में स्थित है। देखिए क्या कहता है, काठमांडू किसके बीच स्थित है? तो लघु और शिवालिक के बीच, किसके बीच? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। जितना बताएं याद रखेंगे उस चीज को लिखते जाएंगे आप लोग। किसने बांटा था, प्रादेशिक तौर पर हो या भौगोलिक तौर पर हो। 4 भागों में सर सिडनी बुर्राट ने बांटा था, उन चारों का हमने जिक्र किया। उसके बाद भौगोलिक तौर में जिस तरह हमने बताया आपको, किस तरह, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता नदी के बारे में बताया था। इस तरह से सबसे लंबा अगर जब पूछा जाएगा तो कौन सा, आपको असम हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, इस तरह करके टोटल 2400 किलोमीटर में इसका विस्तार है हिमालय का, इस तरह बताया था। तो आपको याद रखना इन सभी बातों को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर 27 का। 28 नंबर आइए। देखिए IR-20 किस फसल की किस्म है? देखिए IR-20 किस फसल की किस्म है? देखिए हमने बताया था यह चावल की किस्म है। किसका है? चावल की किस्म है। चावल के बारे में हमने क्या बताया था? धान के बारे में, किसको जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, उसके बाद 100 से 150 सेंटीमीटर तक का वर्षा चाहिए। और हमने क्या बताया था आपको, चावल का यानी धान का वैज्ञानिक नाम भी बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हमने बताया था ओरिजा सतीवा। क्या बताया था? ओरिजा सतीवा। और इसी के बारे में बताया था, इसका प्रमुख किस्म के बारे में हमने बताया था, IR-20 बताया था। उसके बाद जया पद्मा कृष्णा कावेरी माही, ये सब किसका है? चावल का है। किसका है? चावल का है। देखिए जितना भी नदी का नाम है ना, प्रमुख तौर पर नदी का नाम अगर जब पूछ के अगर जब बोला जाएगा किसका किस्म है, तो आपको आंख कान बंद करके जो है ना आप चावल मार दीजिए। 90% 95% केस में जो है ना आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चावल हो गया इसका आंसर सही। देखिए याद रखना है कितना सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और उसके बाद प्रमुख इसका किस्म कौन कौन सा है, वर्षा तापमान की कितना आवश्यकता होती है, वर्षा की कितना आवश्यकता। उसके बाद देखिए बी नंबर में दिया गेहूं। गेहूं के बारे में हमने बताया था आपको कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम सतीवम। ट्रिटिकम सतीवम इसका वैज्ञानिक नाम है। और उसके बारे में हमने क्या बताया, इसको तापमान की आवश्यकता 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का होता है। कितना? 10 से 25 डिग्री। उसमें हमने बताया था, इसको 3 भागों में बांट के बताया। 10 से 15 डिग्री जो है बुआई के समय, 15 से 20 डिग्री आपको किसके वृद्धि के समय, 20 से 25 डिग्री कटाई के समय, इसके बारे में बात किया था। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया, कटाई के समय कितना तापमान चाहिए, बुआई के समय कितना चाहिए, और वृद्धि के समय कितना चाहिए, याद रखना। और इसका प्रमुख किस्म के बारे में देखिए, अभी वर्तमान में इसका जो है आपको 3077 और 3385 3385 प्रचलित अभी वर्तमान में जो है ये गेहूं का किस्म है। किसका है? गेहूं का किस्म है। इसके अलावा 3077, कौन सा? 3077 सोनिका, उसके बाद सोनालिका कल्याण, सोनालिका कल्याण अर्जुन, ये सभी किसका किस्म है? गेहूं का किस्म है। किसका है? गेहूं का किस्म है। याद रखना है इस सब बात को। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखेंगे। 29 नंबर, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है? भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई है, या फिर भूरी क्रांति किससे संबंधित है, ये पूछा है। किससे? उर्वरक। बिल्कुल, उर्वरक के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? भूरी क्रांति। वही रजत के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से हमने बताया था रजत क्रांति। और उसके बाद आपको तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति बताया था। उसके बाद मसाला के उत्पादन से बादामी क्रांति बताया था। उसके बाद देखिए कच्चा तेल का उत्पादन के बारे में हमने क्या बताया, कृष्णा या फिर काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। इस सभी बातों का हमने जिक्र किया था, ऑप्शन में जितना था उसका जिक्र कर दिया। अब जो क्वेश्चन आएगा तो फिर जिक्र करेंगे। आइए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपको याद रखना है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए मलक्का जल संधि जो है ना दक्षिण चीन सागर को जो है ना, सॉरी, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ये बात सत्य है। लेकिन
लेकिन ये मलक्का जनसंधि जो है ना मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। मलेशिया को किससे अलग करता है? इंडोनेशिया से। दो बात आपको मलक्का जनसंधि से याद रखना, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ये बात भी है। उसके बाद मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग कौन करता है? मलक्का जनसंधि करती है। याद रखना इसके बारे में दो बात, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में दिया लूनोज जल संधि। देखिए लूनोज जल संधि जो है ना दक्षिण चीन सागर को जो है ना फिलीपींस सागर से जोड़ता है। किससे? फिलीपींस सागर। दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर से कौन जोड़ती है? लूनोज जल संधि जोड़ती है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, देखिए डेविस जल संधि के बारे में आपको यह याद रखना है, डेविस जल संधि जो है ना ग्रेफिन खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ग्रेफिन खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ना आपको बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है। बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जो है बेरिंग जल संधि जोड़ती है। इन चारों जल संधि को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चारों का हमने डिस्कस कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया। आइए 31 नंबर क्वेश्चन। 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? देखिए एक दो बात यहां से बताते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए गुलामी का अधिकार पत्र जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके बारे में कहा था? 1935 के अधिनियम को जो है लेकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र है। इसके अलावा इसने यह भी बात कहा कि जानते हैं आपको 1935 का अधिनियम ऐसा अधिनियम है जो अनेकों ब्रेक वाला है लेकिन इंजन रहित है। क्या है? इंजन रहित गाड़ी है। अनेकों ब्रेक है लेकिन उसमें इंजन ही नहीं है। यह बात भी किसने कहा? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने दो बात जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी किया। पहला किया कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो है ना आपको 1935 का अधिनियम जो है अनेकों ब्रेक वाली गाड़ी है लेकिन क्या है? इंजन रहित है, इसमें इंजन ही नहीं है। मतलब ब्रेक तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्या है? इंजन नहीं है। ये दोनों बात किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था गुलामी का अधिकार पत्र किसने किया था? तो पंडित नेहरू ऑप्शन सही सी हो जाएगा सही आंसर। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया ऑप्शन बी में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, देखिए भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले जो है आपको जो है ना 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान का भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और उस टाइम जो है ना आपको मुस्लिम के नेता जो है आपको कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, जो कि भारत में ही थे। उसके बाद जब अलग हुए तो वो चले गए। लेकिन यहाँ क्या करा? मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक बात कही थी 1935 के अधिनियम को लेकर। उसने कहा कि यह पूर्णतः सरा हुआ है। क्या है? पूर्णतः सरा हुआ है। इस बात को किसने कहा? अली जिन्ना ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, याद रखना इस बात को। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? देखिए यहां से एक दो बात और बताएंगे, याद रखना है इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1935 हो गया, उसके बाद प्रस्तावना को लेकर हो गया, उसके बाद इससे पहले और हमने 1857 से क्रांति के बारे में किस विद्वान ने क्या क्या कहा उस बार। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए तीनों क्वेश्चन यहाँ पे है। दो का डिस्कशन कर चुके हैं, अब तीसरा का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। संविधान को देखिए प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र जो है N.A. पालकी वाला ने कहा था। किसने कहा था? N.A. पालकी वाला ने कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में दिया ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने जो प्रस्तावना को लेकर कहा कि यह सबसे सम्मानित भाग है। क्या है? सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना जो है ना सबसे सम्मानित भाग है। यह बात किसने कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में आपको के.एम. मुंशी ने दिया है। के.एम. मुंशी ने जो है ना प्रस्तावना को जो है ना राजनीति जन्म पत्रिका, क्या कहा? राजनीति जन्म पत्रिका। ऑप्शन डी में दिया सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी दिया। इन्होंने देखिए प्रस्तावना को लेकर कहा कि हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार है। क्या है? हमारे सपनों का दीर्घकालिक विचार है। यह बात किसने कहा? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था। चारों ऑप्शन को क्लियर कर दिए।
अब आइए आपको 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर को समझना है। आइए थोड़ा बोर्ड पे इस क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भारत एक है, भारत एक है क्या है? विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है, या फिर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, या फिर अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। इस बात को समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। देखिए केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो है ना 3 का है। कितना है? 3। पहले आइए देखिए यहाँ पे लिखिए केंद्र राज्य संबंध, इस बात को लिख लेंगे, इसको अच्छे से समझा रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, संबंध, ठीक है। देखिए ये जो है ना आपको, आप आ जाइए, पहला है इसमें एकात्मक, एकात्मक क्या है? एकात्मक, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है, शासन प्रणाली। देखिए पहले इस बात को समझते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए एकात्मक शासन प्रणाली में होता है क्या? केंद्र को ज्यादा अधिकार होता है, राज्य की अपेक्षा जो है केंद्र को क्या होता है? ज्यादा अधिकार होता है केंद्र को, यानी केंद्र ग्रेटर देन है, राज्य क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? केंद्र को ज्यादा अधिकार है लेकिन राज्य को क्या है? कम अधिकार है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि केंद्र का जो विभाजन, केंद्र का विनाश नहीं हो सकता। केंद्र का यानी केंद्र को ज्यादा अधिकार है, केंद्र का विनाश नहीं हो सकता। राज्य का जो है कम अधिकार है, इसका विनाश हो सकता। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन क्या कह सकते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। देखिए इस बात को अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बात समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन हम इजी वे में समझ आ रहे हैं। इस बात को समझिए। एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली में जो है ना केंद्र को ज्यादा अधिकार होता है, राज्य की अपेक्षा क्या होता है? केंद्र को ज्यादा अधिकार होता है राज्य की अपेक्षा। तो क्या कर सकते हैं? केंद्र का जो है ना विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको ज्यादा अधिकार है। केंद्र को विभाजन नहीं किया सकता, लेकिन राज्य को क्या कहते हैं? इसका विभाजन, यानी इसको नष्ट किया जा सकता है। राज्य को नष्ट किया जा सकता है परंतु केंद्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको क्या कह सकते हैं? विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन क्या कह सकते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। विनाशी यानी राज्य का नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, केंद्र का नहीं किया जा सकता, इसलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इसका आपको प्रमुख उदाहरण है, एकात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है आपको ब्रिटेन और भारत। क्या है? ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और भारत है। देखिए ब्रिटेन और भारत है। देखिए इस बात को समझिए, एक बात को देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमने क्या बताया? केंद्र को ज्यादा अधिकार का, राज्य को नहीं। देखिए जब भारत में जब आपको कोरोना आया था, भारत में नहीं वो तो पूरे विश्व में ही लगभग आया था कोरोना, लेकिन जब भारत में कोरोना था तो बताइए लॉकडाउन का आह्वान जो है, लॉकडाउन का जो कर्फ्यू जो लगाते थे किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। बताइए जो आपको जो थाली बजवाए थे उसके बाद लाइट बंद करवाए थे, बताइए मोदी जी के द्वारा करवाए गए थे या फिर नीतीश सरकार के द्वारा? नीतीश जी के द्वारा। किसके द्वारा? यानी मोदी जी के द्वारा। देखिए क्या क्या, जब विपत्ति आया, जब राज्य पूरा भारत में विपत्ति आया तो सब अधिकार किसके पास चले गया? केंद्र के पास। केंद्र ही जो है ना लॉकडाउन का आह्वान करते थे कि पूरा भारत में जो है 21 दिन का लॉकडाउन है। किसी का राज्य का कुछ चला? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हो? केंद्र को ज्यादा अधिकार हो गया, राज्य को कम अधिकार हो गया। तो राज्य का जो है ना, राज्य का नष्ट किया जा सकता लेकिन केंद्र का नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ब्रिटेन और भारत। भारत, देखिए भारत, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, क्या भारत एक है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन या फिर अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन? ऑप्शन सी में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो क्या बोल रहा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। लेकिन आइए और एक दो बात को समझते हैं यहाँ पे। एकात्मक शासन प्रणाली। अब आइए आपको जो है ना परिसंघात्मक शासन प्रणाली। कौन सा? परिसंघात्मक शासन प्रणाली। परिसंघात्मक शासन प्रणाली, इन तीनों बात को समझना है। तीन ही बात है, एकात्मक शासन प्रणाली, परिसंघात्मक शासन प्रणाली और उसके बाद जानते हैं, उसके बाद आपको है संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, आइए परिसंघात्मक शासन प्रणाली। देखिए परिसंघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, इस बात को समझना
इसमें जानते हैं परिसंघात्मक में इसमें राज्य को ज्यादा अधिकार होता है। क्या होता है? राज्य को ज्यादा अधिकार होता है और केंद्र को कम अधिकार होता है। क्या होता है? केंद्र को कम अधिकार होता है। केंद्र को कम अधिकार है। अभी जस्ट हमने बताया एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र को ज्यादा अधिकार होता है और राज्य को कम अधिकार होता है। तो भारत में क्या है? केंद्र को ज्यादा अधिकार है, राज्य को कम अधिकार है। इसीलिए भारत जो है एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए परिसंघात्मक शासन प्रणाली में हमने क्या बताया कि यहाँ पे राज्य को ज्यादा अधिकार होगा। क्या होगा? राज्य को ज्यादा अधिकार होगा, लेकिन केंद्र को कम अधिकार। यहाँ प्रमुख आपको राज्य हो जाएगा। जो भी अगर जहाँ देश में कोई भी कर्फ्यू लागू होगा तो मेन तौर पे डिसीजन आपको राज्य लेंगे, ना कि केंद्र लेंगे। ठीक है, तो इसका राज्य को ज्यादा अधिकार, केंद्र को कम अधिकार। तो बताइए भारत में ऐसा सिस्टम है? नहीं है। भारत में क्या है? केंद्र को ज्यादा अधिकार को, राज्य को। इसीलिए आपको परिसंघात्मक शासन प्रणाली भारत में नहीं होगा, एकात्मक शासन प्रणाली होगा। और आपको एक बात समझता है, तीसरा हमने बताया आपको संघात्मक शासन प्रणाली। कौन सा? संघात्मक शासन प्रणाली। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार होता है, दोनों को समान अधिकार होता है। तो बताइए भारत में ये भी सिस्टम है? नहीं है। भारत में केंद्र और राज्य को समान अधिकार नहीं है, बल्कि आपको किसको है? केंद्र को अधिक अधिकार है, राज्य को कम अधिकार है। ठीक है, इसीलिए आप जो है आप ये भी भारत में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही ये होगा। और केंद्र राज्य के भी शासन प्रणाली कितना है? 3 है। आपको एकात्मक शासन प्रणाली, परिसंघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। तो भारत में ना ये होगा ना ये होगा, तो कौन सा हो जाएगा? एकात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो बताया हमने, संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य को दोनों को समान अधिकार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। बिल्कुल, इस बात को समझना है, इस बात को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आपका होगा। और हमेशा जानते हैं क्वेश्चन 90% अगर जहाँ आप नहीं समझेगा तो 90% हम आपको लिख के देते हैं कि ये गलती करके आएंगे। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए। संघात्मक शासन प्रणाली दोनों को समान आगे देगा। संघात्मक मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। केंद्र को भी समान अधिकार, राज्य को भी समान अधिकार, मतलब किसी को नष्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। दोनों क्या हो गया? अविनाशी हो गया, विनाश नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इसका जानते हैं एग्जाम्पल, प्रमुख एग्जाम्पल है आपको अमेरिका। क्या है? अमेरिका है। अमेरिका पूछेगा किसका उदाहरण है? संघात्मक शासन प्रणाली। क्योंकि अमेरिका में जो केंद्र को भी उतना ही अधिकार है जितना राज्य को अधिकार है, जितना राज्य को अधिकार है उतना ही केंद्र को अधिकार है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। उसके बाद देखिए परिसंघात्मक में हमने क्या बताया कि राज्य को जो है अधिक अधिकार होगा। क्या होगा? राज्य को अधिक अधिकार होगा, केंद्र को नहीं होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? अविनाशी राज्यों का। मतलब क्या? राज्य का विनाश नहीं हो सकता। अविनाशी राज्यों का क्या कहेंगे? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहेंगे, विनाशी संगठन कहेंगे। देखिए इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, क्या बोले? राज्य को ज्यादा अधिकार, मतलब क्या? इसको विनाश नहीं कर सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अविनाशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्र का विनाश कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विनाशी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विनाशी हो जाएगा। तो ये भारत में ये शासन प्रणाली भी नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघात्मक शासन क्या होगा? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होगा। यही क्वेश्चन पूछेगा मुख्य तौर पे। समझाने का, पूरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा ही हुआ, सिर्फ इतना सा कि परिसंघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन होता है। क्योंकि राज्य को यहाँ पे ज्यादा अधिकार होता है, जिसका मतलब ये हो गया कि राज्य को हम नष्ट नहीं कर सकते, तो ये अविनाशी हो गया, मतलब इसका विनाश नहीं कर सकते। वही केंद्र का जो है ना, केंद्र को कम अधिकार है, इसका मतलब क्या हो? इसको विनाश कर सकते हैं, यानी विनाशी कह सकते हैं। ठीक है, तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कौन है? परिसंघात्मक शासन प्रणाली। वही संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र को जितना अधिकार है उतना राज्य को अधिकार है, मतलब क्या हुआ? किसी का भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों को क्या है? समान अधिकार है। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इसका कौन सा उदाहरण हो गया? अमेरिका हो गया। क्योंकि अमेरिका में जितना राज्य को अधिकार है उतने केंद्र को अधिकार है, दोनों को समान अधिकार है। भारत में एकात्मक शासन प्रणाली, भारत में है कि आपको केंद्र को ज्यादा अधिकार प्राप्त था, वही राज्य को
कम अधिकार प्राप्त है। क्योंकि जब कोई विपत्ति आता है तो आप सिंपल सी तौर पे देखते होंगे कि भारत में शासन प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाए। जिस तरह आपको कोरोना एक विपत्ति आया तो सारा चीज लॉकडाउन हुआ, चाहे पर आपको थाली बजवाए थे, उसके बाद लाइट ऑफ करवाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही करवाया गया था, ना कि नीतीश जी के द्वारा। तो इसका मतलब क्या, केंद्र को ज्यादा अधिकार, राज्य को कम अधिकार। केंद्र को ज्यादा अधिकार, राज्य को कम अधिकार। इसीलिए इसको कह सकते हैं, भारत को कह सकते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। मतलब राज्य का नष्ट हो सकता है लेकिन केंद्र नष्ट नहीं हो सकता। याद रखना इस बात को, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इस बात को बारीकी से जैसे हम आपको समझाएं और जैसे लिखा है, जैसे एग्जाम्पल दिए, उसी संदर्भ में याद रखना है। क्योंकि यहाँ से दरोगा, बीपीएससी और अन्य सारे पीसीएस जो है अदर स्टेट का, सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो आप लोग इसमें कोई डाउट? नहीं। बिल्कुल नहीं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का अगर जहाँ निर्वाचन संबंधी प्रावधान की बात कहा जाएगा तो आपको दक्षिण अफ्रीका से, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद, इसमें कोई डाउट नहीं ना है ना? नहीं, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए क्षेत्रीय परिषद का अगर जहाँ गठन का बात कहा जाएगा ना, तो चलिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष के बारे में अगर जहाँ पूछा जाएगा तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्र का गृह मंत्री, ना कि राज्य का। केंद्र का गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह जी है, जिसके अंडर जो सहकारिता मंत्रालय, भी जो नया मंत्रालय का गठन हुआ है सहकारिता मंत्रालय, यही केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत ही आते हैं। उसी तरह यहाँ क्या पूछा, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। इसका गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? अगर आपको केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होंगे तब क्या करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा नामित जो है ना अध्यक्ष होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा नामित अध्यक्ष होंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। ऑप्शन सी में दिया है गृह मंत्री, तो ठीक है, इसको मारिए, सही है। उसके बाद 36 नंबर, निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है। देखिए निवारक निरोध कानून की चर्चा मूल अधिकार में मिलती है। किसमें? मूल अधिकार में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 37 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? चलिए चुनते हैं। ऑप्शन ए में दिया, यह सांसद का अभिन्न अंग, बिल्कुल। उन्हें अनुच्छेद आप 79 को पढ़िए, 79 अनुच्छेद, 79 नंबर। देखिए यहाँ से एक ट्रिक बता रहा है आपको, सरला नाम याद रखना। कौन सा? सरला। देखिए 100 से क्या हो गया? 100 से हो गया संसद के बारे में जानकारी। संसद के बारे में जानकारी अनुच्छेद 79 देता है। कौन सा अनुच्छेद? 79, आर्टिकल 79। रो से हो गया राज्यसभा। क्या हो गया? राज्यसभा के बारे में जानकारी अनुच्छेद 80 देता है। कौन देता है? लोकसभा। लौ से हो गया लोकसभा। लोकसभा के बारे में जानकारी कौन देता है? अनुच्छेद 81। इस बात को याद रखना है, सरला से याद रखना है, ठीक है। तो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन यह था, यह संसद का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 को आप पढ़िए, दिया गया। ऑप्शन बी में देखिए, यह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा, दोनों सदनों में नहीं लेता है। ऑप्शन सी में देखिए, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन, बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाया जाता है। ये बात सत्य है। ऑप्शन डी में देखिए, अध्यादेश जारी, देखिए हमने बताया था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, वही 23 के तहत। वहीं राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 161 के तहत। तो याद रखना है कौन सा नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, नहीं है। आइए 38 नंबर देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया? देखिए शिक्षा को, आइए एक बात को यहां से समझिए, थोड़ा सा बस 2 मिनट दीजिए। देखिए आपको 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो कि आपको 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें क्या किया गया? देखिए संघ सूची से जो है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, और समवर्ती सूची। देखिए अभी जो वर्तमान में इसमें संघ सूची में जो 100 विषय है, कितना है? 100 विषय में। राज्य सूची में जो है ना 66 विषय था, ठीक है, याद रखना था। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची में आपको जो है ना 47 विषय था। कितना था? 47 विषय। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची के 5 विषय को, अब देखिए 5 विषय इसमें घटाइए, कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा।
61 हो जाएगा। 5 विषय को जो है समूर्ति सूची में शामिल किया। किसमें किया? समूर्ति सूची में शामिल किया। तो 47 5 कितना हो गया? 52 हो गया। तो पूछा जाएगा संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 100 है। राज्य सूची में कितना है? 61 है। समूर्ति सूची में कितना है? 52। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को जो है उठाकर समूर्ति सूची में डाला गया। उस विषय का नाम कौन कौन से विषय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला आपको याद रखना है शिक्षा। क्या? शिक्षा याद रखना है। दूसरा वन, क्या? वन। तीसरा नाम रखना है वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण कह सकते हैं आप, ठीक है, संरक्षण। उसके बाद देखिए तीसरा हो गया। चौथा आप याद रखिए आपको माप तौल। क्या? माप तौल रखिए, माप तौल। अब 5वां याद रखिए आपको न्याय प्रशासन। क्या? न्याय प्रशासन। देखिए यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, न्याय प्रशासन, कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कौन से विषय जो है ना 42वां संविधान द्वारा शामिल किया गया या फिर नहीं किया गया। तो 5 विषय को शामिल किया गया राज्य सूची के से हटाकर समूर्ति सूची में। किस संविधान द्वारा? 42वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन पूछा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां लिखना है। कौन कौन से विषय के संदर्भ में ऑप्शन में देखिए आप जो ना पूछा जाएगा कौन सा नहीं किया गया या फिर कौन सा किया गया। दोनों क्वेश्चन पूछा गया। 5 विषय में पहला कौन है? शिक्षा। दूसरा कौन है? वन। तीसरा क्या है? वन्य जीव। चौथा क्या है? माप तौल। 5वां क्या है? न्याय प्रशासन। याद रखना है इस बात को। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 38 नंबर, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समूर्ति सूची में स्थानांतरित किया गया था? बताइए। अभी हमने जस्ट बताया 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दिया 42वां संविधान संशोधन। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए VVPAT होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझिए। VVPAT इसका प्रयोग सर पहली बार जो है 2013 में किया गया था। कब किया गया था? 2013 में जो है नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। कहाँ पे? नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया था। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आप वोट देने जाते हैं वोटिंग मशीन में, आप अगर मान लीजिए आप कांग्रेस को वोट दिए, आपको उसके बदले में क्या मिला? हो सकता है कि आपको बीजेपी को वोट चलाया गया होगा, हो सकता है आपको किसी और को चले गया होगा। तो इसका आपको जो है ना, इसका आपको प्रूव्ड यानी कह सकते हैं उसका रिसीविंग, आप अगर जब कांग्रेस को वोट दिए तो आपको कांग्रेस का उधर रिसीविंग देगा, हाँ आपने कांग्रेस को वोट दिया। इसी बात की पुष्टि करती है VVPAT मशीन। क्या करता है? VVPAT मशीन इसी बात का प्रूव्ड करता है। इसका प्रयोग सर पहली बार कब किया गया था? 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 2014 में आपको लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया जाना है। उसके बाद 2019 में नियंत्रण इसका प्रयोग किया ही जा रहा है। कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको याद रखना है। देखिए वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या फिर ट्रायल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना है इस बात को। आइए 40 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अगर जब पूछा जाएगा 1993 ईस्वी में किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में। वही महिला आयोग की, देखिए महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कंफ्यूजन होता है। देखिए मानवाधिकार, मानव क्या होता है? सर्वप्रथम होता है, मानव सर्वप्रथम, इसलिए वो 93 हो जाएगा। महिला आयोग 1992 का गठन कब हुआ था? महिला आयोग का 1992 में गठन। 1992 में हमने क्या बताया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज को 29 विषय काम करने के लिए दिया गया था और यह आपको लागू हुआ था 24 अप्रैल 1992 को। उसी तरह हमने बताया था 74वां संविधान संशोधन, यह भी 1992 में अधिनियम था, लेकिन लागू हुआ था 1993 ईस्वी में। इसमें जो है ना आपको 18 विषय नगर पालिका को कार्य करने के लिए दिया गया था। इन सभी बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में 1991 के बारे में हमने क्या बताया था? नई औद्योगिक नीति आया था, तीसरी और नई औद्योगिक नीति 1991 में आया था, याद रखना है। तो ऑप्शन हो गया इसका सी आंसर सही। आइए 41 नंबर, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? देखिए राज्य वित्त आयोग का अगर गठन की बात कहा जाएगा तो अनुच्छेद 243 का आई, क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 243 का आई। वही देखिए राज्य वित्त आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग अलग बात है। राज्य वित्त आयोग की बात करेगा तो अनुच्छेद 243 का आई बोलना है। राज्य निर्वाचन आयोग का बात किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 243 का के, क्या बोलना है? 243 का के बोल रहा है। वही देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है आपको, और
243 का ओ, 243 के ओ के तहत जो है ना चुनाव में आपको जो है ना न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस बात की चर्चा है। चुनाव में जो है ना किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायालय नहीं करेंगे, इस बात की चर्चा 243 का ओ में है। उसके बाद देखिए सी नंबर में अनुच्छेद 243 का एम, जो 243 का एम यह बात कहता है कि किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। देखिए इससे पहले हमने ज्योग्राफी में बताया था कि 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जहां की पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पहला हमने बताया था आपको नागालैंड, क्या बताया था? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, तीनों राज्य कौन कौन से है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और अगर केंद्र शासित बोलेगा तो दिल्ली, क्या? दिल्ली। ये क्वेश्चन पूछा गया किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में नहीं है। याद रखना इस बात को। तो ठीक है, ऑप्शन सी इसका था, 243 का एम में इस बात को कहा गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको 42 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? केंद्र राज्य संबंध की अगर जहां बात कहेगा तो 7वीं अनुसूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, वही देखिए आपको 8वीं अनुसूची में दिया, 8वीं अनुसूची जो है आपको 22 भाषा से संबंधित है। किससे है? 22 भाषा। देखिए जब 22 भाषा, जब भाषाई आधार पे राज्यों का गठन, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद जानते हैं टोटल उस टाइम गठन के समय कितना था? 14 भाषा ही था, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। 14 भाषा था, 14 राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद 15वीं भाषा आपको सिंधी बना। कौन सा बना? सिंधी बना, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जो है ना 15वीं भाषा की मान्यता दी गई। उसके बाद देखिए हमने बताया था 71वां संविधान संशोधन आया। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में आया। इसके द्वारा 3 भाषा को जो है ना आपको जोड़ा गया। इसको याद रखने का, नमक है ट्रिक। नमक न से हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोनकी भाषा को जो जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, 15 3 18 हो गया, बचा 4 भाषा। 4 भाषा को जो है आपको 21 और 71 को जोड़िए 92 हो जाएगा। तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा जो है ना 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को। याद रखना है इन सभी बातों को। और देखिए ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया 9वीं सूची को जो है ना आपको, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, इसको जो है ना आपको हमने बताया था मूल संविधान में 8 अनुसूची है, 4 अनुसूची को जो है ना संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसमें से पहला 9वीं अनुसूची है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए आपको 6 नंबर में छठी अनुसूची के बारे में हमने बताया था। यह 4 राज्यों के बारे में जानकारी देता है, 4 राज्यों के प्रशासनिक के बारे में जानकारी देता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये क्वेश्चन पूछा गया है 26वीं अनुसूची से कितने राज्य संबंधित है? क्या बोलना है? 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। देखिए मुख्यमंत्री काम करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 44 में देखिए निम्न में से किसका मिलान असत्य, मतलब किसका मिलान गलत है? तो देखिए ए नंबर में दिया है आपको सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी में दिया है भू राजस्व संघ सूची का विषय, नहीं, ये बात गलत है। भू राजस्व संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि राज्य सूची का विषय। किसका है? राज्य सूची का विषय है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया है परिवार नियोजन समवर्ती सूची, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी में सिंचाई राज्य सूची, बिल्कुल ये बात सही है। तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व संघ सूची नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। आइए 45 नंबर, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई? देखिए कल हमने बताया था जब आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम का डिस्कस कर रहा था, तो उस टाइम हमने बताया था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, बताया था। लोक लेखा समिति का गठन किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। इसी को जो है लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई। किसको दी गई है? लघु लोकसभा की संज्ञा लोक लेखा समिति को दिया गया। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य। 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है। वही देखिए हमने बताया था जब इसका डिस्कस करा था
उस टाइम ने ये भी हमने बताया था, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जो है ना जुर्मा समिति भी कहा जाता है, यानी जुर्मा बहन कहा जाता है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के बारे में हमने क्या बताया, इसमें टोटल 30 सदस्य थे, कितने, 30। और 30 का 30 लोकसभा से होता है। इसका गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में सरकारी उपकरण समिति, सरकारी उपकरण समिति का गठन जो है आपको 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964। इसमें टोटल 22 सदस्य है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक है, इस सभी बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 47 नंबर देखिए, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से, देखिए रिंग ब्रेक जो है ना मुक्केबाजी से संबंधित है, किससे, मुक्केबाजी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 48 में देखिए, भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थे, देखिए 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जो है ना अपने नाम का ही जो है ना आपको कर दिया कि भारत रत्न जो है इंदिरा गांधी को मिलना चाहिए, अपने नाम का इन्होंने अपने नाम को पारित कर दिया भारत रत्न के लिए। तो कौन सा आ जाएगा, प्रथम महिला इंदिरा गांधी हो जाएगा, 1971 में मिला था। कब मिला था, 1971 में। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां, देखिए इसमें 24 तिल्ली होता है। और ये 24 तिल्ली ही क्यों होता है, क्योंकि ये समय को दर्शाता है, 24 घंटा की मतलब प्रगति को दर्शाता है, क्या समय प्रगति को दर्शाता है। 50 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है, देखिए अशोक चक्र जिसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था, इसको जो है ना सिर्फ रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, अशोक चक्र जिसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया था। वही देखिए ऑप्शन सी में कलिंग पुरस्कार, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन था, डिस्कस कर दिए। देखिए 50 क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 50 क्वेश्चन है, लेकिन हम इससे 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और हमने किया 150 से 200 के बीच हमने क्वेश्चन का डिस्कशन किया। तो इसको आप लोग जरूर देखें, आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो इस टेस्ट को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।